जो एक बार और दूसरी बार सरकार बनने के बाद अब 8 महीने इस सरकार के काम करने के और बाकी हैं, तो मैं आज कह सकता हूं कि मेरी संतुष्टि और जनता की संतुष्टि, आम आदमी भी संतुष्ट है। और नंबर तो मैं इसमें क्या दूं, मगर हम लोगों ने एक बेहतर काम खड़ा किया है जो देश के लिए मॉडल बना है। हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार या आपकी सरकार का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। जो सरकारी आंकड़े हैं, जो योजना आयोग के आंकड़े हैं, जो ह्यूमन इंडेक्स है, ये सारी चीज़ें, बावजूद इसके जो तमाम वेलफेयर स्कीम्स थी उसमें तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं। आपके पार्टी के अंदर के लोग भी दबी जुबान से आरोप लगाते हैं कि गवर्नेंस कहीं ना कहीं थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं है। योजनाएं अच्छी हैं, उसकी परिकल्पना अच्छी है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का लेवल है उसमें उस तरह की संजीदगी और अगर कहें कि एफिशिएंसी नज़र नहीं आती है। आपको क्या करना है? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको लेके कि आपको लगता है कि और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? देखिए, योजनाएं बनती है तो आम आदमी के लिए योजनाएं बनती है, और उसमें बड़ी योजनाएं जो बनाई जो आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाए, वो चाहे हमारा पीडीएस सिस्टम हो जिसमें पहले 34 लाख अब 42 लाख परिवारों को हम राशन देने जा रहे हैं, हमारा पैडी प्रोक्योरमेंट का सिस्टम जिसमें हम करीब करीब 9,000 करोड़ का धान खरीद कर रहे हैं और 1,900 करोड़ का बोनस दे रहे हैं। संतुष्टि का लेवल और प्रशासनिक कसावट जहां तक की बात है, मुझे लगता है कि हम लोगों ने जिन विषयों पे लोगों के मन में छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन के प्रति एक भाव उपजा था, वो था पीडीएस सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं कि नहीं, शंका थी। हमारा पैडी प्रोक्योरमेंट कैसा हो सकता है, इस पे शंका थी। शिक्षकों की भर्ती में लाखों की संख्या में जो भरे गए, उस पे एक पारदर्शी तरीके से उसका हम पूरे के पूरे शिक्षकों की भर्ती कर सकते हैं, पुलिस जवानों की भर्ती कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी बड़ी योजनाएं हमने बनाई हैं आम आदमी के प्रभावित करने वाला, उसमें 100% ट्रांसपेरेंसी भी रखी है। और आज छत्तीसगढ़ के बारे में देश में कोई ये नहीं कह सकता कि इन स्तर में, जहां पूरे देश में कहा जाता है कि पीडीएस क्या होता है, कि प्रोक्योरमेंट का कोई सिस्टम नहीं बन सकता, या भर्ती के नियमों में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कुछ करप्शन होता है, इसको 100% फ्री किया। दूसरा कदम जो उठाया हम लोगों ने, जो हमारे जिले हैं, जिले के अंदर जो नए जिले का निर्माण किया, प्रशासन को नजदीक ले जाने का काम किया, और लगातार मॉनिटरिंग, सरकार की जितनी योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन आज नीचे धरातल पे हो रहा है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग सरकार करती है। और जहां भी हम ग्राम स्वराज में जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, और यहां भी जनदर्शन कार्यक्रम होता है, हजारों लोग मिलने आते हैं। उन योजनाओं में जहां आम आदमी को लगता है कि वहां कुछ कमी है, ढील है, कहीं भी कुछ गड़बड़ी है, उसको कसावट करने के लिए ग्राम स्वराज यात्रा में हम जो स्टडी करते हैं, गांव-गांव से जो आवेदन आते हैं, उसको 100% क्रियान्वयन करते हैं। और अब मुझे लगता है कि सिस्टम में जो थोड़ी बहुत कमियां रही होगी, उस कमियों को 100% दूर कर दिया है। अब जनता की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर कहीं आवाज नहीं आती है। ये महिला सशक्तिकरण का जो आपकी योजना थी, खासतौर से जो तमाम पुरानी मान्यताएं थीं जिसके तहत आपके राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के साथ बड़ी बदसलूकी हुआ करती थी, खासतौर से विधवा महिलाओं के साथ, या जो उम्रदराज महिलाएं हुआ करती थीं, आपने कानून भी बनाया था, लेकिन वो महज कानून बनकर रह गया। अभी भी उन बुराइयों पर, जो सामाजिक बुराइयां, उस पर सही ढंग से अंकुश नहीं लग पाया है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं इसमें शासन स्तर पर? छत्तीसगढ़ में अब वो दिन निकल गए जब महिलाओं के साथ कोई इस प्रकार के अत्याचार की घटना हो, क्योंकि महिला सशक्तिकरण ही नहीं कहें, हमारे यहाँ के स्व सहायता समूह देश के सबसे मजबूत सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और एक ग्रामीण स्तर में, पंचायत स्तर में ये ऑर्गेनाइज है। और इनको सिर्फ सशक्तिकरण की बात नहीं की, इनको अधिकार भी दिया 50% त्रिस्तरीय पंचायती राज में, और इसमें इनके लिए आरक्षण किया। 56% महिलाएं जीत के आई, और ये बताता है कि लीडरशिप जो छत्तीसगढ़ में डेवलप हुआ है वो महिलाओं के बीच हुआ। हमने इनको शक्ति देने के लिए राशन की दुकान, आज 1200 राशन दुकान है जो स्व सहायता समूह चला रही है। इनको इंटरेस्ट रेट जो 6% मिलता था, 7% मिलता था, 3% में उनको फाइनेंस की सुविधा दी। महिलाओं के लिए जिस प्रकार से हमने शहर और ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में दुकान यदि बन रही है तो हमने उन महिलाओं के लिए रिजर्व रखा।
महिलाओं को नाम से यदि रजिस्ट्री होती है तो 2% की उनको छूट दी। एक प्रकार से महिलाओं को शक्ति देने का नतीजा ये हुआ कि पिछले साल छत्तीसगढ़ के स्व सहायता समूह में काम करने वाली 2 महिलाओं को, जो विशुद्ध ग्रामीण अंचल से आती है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वो उनके एक्टिविटी को लेकर हुआ, उनकी जागरूकता को लेकर हुआ। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी प्रथाएं थी वो समाप्त हो गई। कभी कहा जाता था कि टोली प्रथा है, तो एक प्रकार से ये पूर्णतः छत्तीसगढ़ से दूर हो गया और महिलाओं को सम्मान, और महिलाओं का एक अद्भुत चीज है कि छत्तीसगढ़ का जेंडर रेशियो जो है देश में सर्वोत्तम है केरल के बाद। 1000 में 991 जेंडर रेशियो छत्तीसगढ़ का है, जो केरला के बाद दूसरा है। इसका मतलब है कि भ्रूण हत्या भी नहीं होता। और दूसरा, एम्पावर करने के लिए जिन योजनाओं को हमने क्रियान्वयन किया है, अब महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए हमने ऐसी कार्य योजना बनाई है कि आज ऊपर तक हमने, जो कलेक्टर हमारे हैं उनमें बड़ी संख्या में हमने महिलाओं को नियुक्त किया। सीओ बने हैं जिला पंचायत के, नीचे स्तर के अधिकारी हैं, और पुलिस में भी काफी बड़ी भर्ती की। उनके लिए अलग थानों की व्यवस्था, फास्ट ट्रैक में सुनवाई की व्यवस्था, कुछ घटनाएं यदि होती है तो तत्काल उसका निराकरण हो। तो ये मुझे लगता है कि एक सकारात्मक दिशा में सरकार की सोच भी रही है, और आज मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से इस मामले में काफी आगे है। एक और आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर कि नीतियां अच्छी हैं, आपकी मंशा अच्छी है, आप चाहते भी हैं कि बेहतर काम हो, ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका जो लाभ है जो जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं उनको मिले। लेकिन आपके राज्य की बहुत बड़ी आबादी जो है SC ST और बैकवर्ड्स की है, खासतौर से OBCs की, और उनमें नाराजगी है, एक तरह से मायूसी है। उनका मानना है कि उनके नाम पर जो वेलफेयर स्कीम शुरू होती हैं उनका डायरेक्ट फायदा उनको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है जितना कि मिलना चाहिए। खासतौर से छत्तीसगढ़ में जो बड़ी आबादी है, 32% अनुसूचित जनजाति की है, 12% अनुसूचित जाति की है, और छत्तीसगढ़ ने इस वर्ग में सबसे बड़ा कदम उठाया कि पहले तो हमने वन क्षेत्र में रहने वाले, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वन अधिकार पत्र, 2 लाख से ज्यादा पट्टे उनको वितरित किए, जो सबसे बड़ा उनका प्रॉब्लम था। शायद देश में किसी राज्य में इतने वनाधिकार पत्र नहीं दिए, और सिर्फ उन्हें पट्टे नहीं दिए, जमीन को डेवलप किया, वहां पे उनको समतलीकरण के लिए मदद किया, उनको कुआं खोदने के लिए मदद किया, उनके पंप कनेक्शन के लिए किया, उन्हें सीड उपलब्ध कराया, और उसके साथ साथ बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल के समुचित विकास के लिए प्राधिकरण का स्थापना किया, जो देश में कहीं नहीं है। बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, और इन क्षेत्रों में शायद रोजगार के अवसर ज्यादा हो, उसके लिए हमने महामहिम गवर्नर से 5th शेड्यूल के अंतर्गत उससे अनुमति ली और डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाया। अब हमारे यहाँ भर्तियां स्टेट लेवल में नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट, नारायणपुर का बच्चा नारायणपुर में, दंतेवाड़ा का बच्चा दंतेवाड़ा में, कोंडागांव का बच्चा कोंडागांव में। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट कॉर्डर बनाने से तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% स्थानीय भर्ती होने लगा, और उसके साथ इस क्षेत्र को हमने फोकस किया। अधोसंरचना बहुत कमजोर था। नए यूनिवर्सिटी हमने खोले तो उन्हीं एरिया में खोले, बस्तर में, सरगुजा में। नया मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में हमने स्थापना की, नए ITI, पॉलिटेक्निक, लाइवलीहुड कॉलेज, और जितने महाविद्यालय हमने बनाए हैं, जितने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी खोले हैं। एक प्रकार से चमत्कारिक रूप से ये LWE इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमने 200 एकड़ का कैंपस एजुकेशन के लिए एक बड़ा हब बनाया है, और वहां रोजगार से जुड़े हैं, सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, लाइवलीहुड के लिए उनको हमने प्रोत्साहित किया, स्किल अपग्रेडेशन के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे लगता है कि पिछले 3 चुनाव में, वो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, पंचायती राज का चुनाव हो, लगातार पिछले 15-20 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मतदान के माध्यम से हमारी नीतियों का समर्थन किया है। लगातार हम वहां पे अधिकांश स्थानों में विजयी रहे। इसके पीछे की मंशा ये भी तो नहीं है कि जो नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, जिनके के बैकवर्डनेस के चलते वहां बढ़ावा मिला है नक्सलवाद को, और दूसरा जो रीजनल इम्बैलेंसेज थे। देखिए, ये विषय तो था, मांग बहुत थी, उम्मीदें बहुत थी, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए सरकार की ओर वो देख रहे थे। और मुझे लगता है कि लगातार छत्तीसगढ़ ने इन क्षेत्रों को अपने निगाह में सामने रखा है। आप आश्चर्य करेंगे कि बजट का
32% पॉपुलेशन यदि अनुसूचित जनजाति का है, तो बजट का 34% राशि हम उस पर खर्च कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। कितना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते। सपोज तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, नहीं? पर हम तो इंसान है। आउच। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। Canary London, global fashion for stylish men. काश कि हम सब उल्लू होते। फॉर एग्जाम्पल तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, सी? पर हम तो इंसान है। आउल। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर स्वागत है। और रमन सिंह जी, आपकी नज़र में नक्सलवाद से निपटने का क्या सबसे उपयुक्त या माकूल तरीका हो सकता है? नंबर 1, जो एक आम धारणा है कि लैंड रिफॉर्म के बगैर नक्सलवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। दूसरा, जो उनकी माली हालत है, उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसको बगैर दूर किए उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सिर्फ बंदूक के दम पर, गोली के दम पर आप नक्सलवाद को नहीं दबा सकते हैं। आप किस तरह से जूझ रहे हैं और इस लड़ाई में आपको केंद्र सरकार से किस तरह का और कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ को विरासत में मिली है। राज्य के गठन के पहले, और मैं कहूँ पिछले 40 साल से छत्तीसगढ़ नक्सल समस्या को से जूझ रहा है। मगर पिछले 9 सालों में हम लोगों ने एक अच्छी रणनीति बना के, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, समन्वित कार्य योजना बना के इस पे हमने आगे बढ़ा है। और सिर्फ बंदूक के दम पे नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट काम, लोगों को विश्वास में लेकर ये काम को हमने आगे बढ़ाया है। हमने पहले की जो छत्तीसगढ़ की हालात थे, जो हमारा पुलिस बल था, वो बहुत ही सीमित था। और पुराने 40 साल, 50 साल, 60 साल के बुजुर्ग जो हमारे पुलिस के कांस्टेबल थे, उनसे हम जंगल वारफेयर के उस बड़ी लड़ाई की कल्पना नहीं कर सकते थे। हमने 30,000 नए पुलिस बल की भर्ती की, जंगल वारफेयर का स्थापना किया, थाने को हमने बेहतर तरीके से सुरक्षित रखा, उनको आधुनिक शस्त्र दिए, और उसके साथ ही साथ एक प्रकार से इंटर स्टेट बॉर्डर में हमने अन्य राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन किया। और दिल्ली के साथ भी नक्सल मुद्दे में, वो चाहे चिदम्बरम जी हो गृह मंत्री और चाहे दूसरे गृह मंत्री जी हो, उनके साथ लगातार डायलॉग हमारे चलते रहे। और हमने इस विषय को लेकर स्पष्ट मत रखा। केंद्रीय बल की काफी जरूरत थी, उसको भी पूरा किया गया। आज मैं कह सकता हूं कि उस क्षेत्र में यदि डेवलपमेंट हो रहा है, यदि PDS छत्तीसगढ़ का आखिरी गांव तक पहुंचा है नक्सल इफेक्टेड एरिया से, एजुकेशन के लिए हम उन क्षेत्रों में जा रहे हैं। एक प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के मन में उत्साह है कि उनको, आपने लैंड रिफॉर्म की बात की, नक्सल जो एक कहानी और एक गड़ी गड़ाई सिद्धांत की बात करते हैं कि जमींदारों के आतंक से नक्सलवाद पनपता है, लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं। 40 साल में नक्सलियों ने लैंड रिफॉर्म के लिए कुछ धरातल पे कुछ काम किया हो तो मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में कुछ किया है। छत्तीसगढ़ की अजीब आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है। या ना कोई जमींदार है बस्तर में, ना कोई शोषक है, ना शोषण के। यहाँ का बड़ा से बड़ा किसान भी है तो उसको भी तेंदुपत्ता तोड़ना है। लैंड के मामले में पूरा के पूरा जमीन जो वन क्षेत्र में था
उनको हमने पट्टे देने के बाद अब उनका अधिकार पूरी तरीके से हो गया है और लैंड रिफॉर्म में उसको डेवलप भी हम कर रहे हैं, उनको बीज भी दे रहे हैं। तो एक प्रकार से खेती के प्रति उनका लगाव भी बढ़ाया, वनोपज की कीमत भी बढ़ाया, तेंदुपत्ता से लेकर जो हमारे दूसरे वनोपज हैं उसके समुचित कीमत मिले, इमली से लेकर चार, चिरौंजी से लेकर, और उन्हें वहीं पे बांस का वैल्यूडेशन करने के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर किया, रोजगार के अवसर मिले। इसलिए उनके लिए छोटे छोटे उद्योग लगा के इमली की पैकेजिंग के लिए दूसरे हमारे बांस पे बेहतर तरीके से वो काम कर सकें। असम से मास्टर ट्रेनर बुलाया और आज मुझे लगता है कि उनके हाथ में यदि काम मिल जाए, उनको यदि हम कहीं पुलिस बल में, कहीं शिक्षक के रूप में, कहीं मास्टर और दूसरे जगह रोजगार यदि दे दें और उनके स्किल अपग्रेड करके उन्हें अपने पैरों में खड़े होने के लिए यदि हम आगे बढ़ाएं, तो आज हजारों नवयुवक, हजारों की संख्या में ये हमारी इस ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि LW इफेक्टेड जिले के बच्चों को हमने रायपुर लाया और रायपुर लाके उनको 2 साल 11th और 12th के लिए हमने स्पेशल कोचिंग दी। उनमें से 150 बच्चे पिछले साल राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में, वो चाहे रायपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे ITI हो, चाहे दूसरे NIT में सिलेक्शन उनका होता है। जो बच्चे कभी रायपुर नहीं देखे थे, उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, तो उनको घर वालों को लगता है कि सरकार उनके लिए सोच रही है। इस साल मुझे लगता है कि दुगनी संख्या में बच्चे हमारे सेलेक्ट होंगे। तो एक प्रकार वातावरण शिक्षा का, विकास का, और मुझे लगता है कि विकास ही सब बात का जवाब है। एजुकेशन, शिक्षित उनको करना इसका जवाब है। और इस मुद्दे में मैं कह सकता हूं कि 9 साल की यात्रा में, इस 3 साल में हम कह सकते हैं कि हम इस फ्रंट में काफी आगे बढ़े हैं, काफी सफलता मिली है, और ये सफलता बस्तर के लोगों के सहयोग की वजह से। एक और कह सकते हैं कि इस राज्य की सबसे बड़ी जो ताकत है वो नेचुरल रिसोर्सेज का है। जो प्राकृतिक संपदा है उसका सही मायने में जो दोहन होना चाहिए, और वहाँ के लोगों का उसका सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आरोप ये है कि आपकी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए या जो बड़े घराने हैं उनको खुश करने के लिए पर्यावरण नियमों की धज्जियां उड़ाती हैं, तमाम जो लोकल इश्यूज हैं उसकी अनदेखी की जाती है, और इस तरह के जो प्राकृतिक संपदा है वो उसका दोहन तो हो रहा है, लेकिन उसका जो सीधा फायदा है वो आम जनता को नहीं मिल रहा है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के बारे में, और छत्तीसगढ़ के खनिज जो संपदा है उसके बारे में देश को कहीं न कहीं इस प्रकार से गलत जानकारी रहती है, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारे खनिज संसाधन जितने हैं उसपे बड़ा शेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSU का है। पूरा हमारा जो कोल है, और कोल का 85% शेयर यदि छत्तीसगढ़ में कोई माइनिंग कर रहा है तो SCCL कर रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs है। यदि हमारा आयरन ओर है तो आयरन ओर का छत्तीसगढ़ के टोटल डिपॉजिट का 90% या तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास है या CMDC के पास है, जो उसको लगातार जिस पे काम हो रहा है। प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ दूसरे राज्यों में, वो चाहे आयरन ओर के संबंध में हो, कोल के संबंध में हो, ऑक्साइड के संबंध में हो, वहाँ ट्रेडिंग के लिए इस चीज का उपयोग करते हैं कि उसको उत्खनन किया और प्राइवेट प्लेयर बेच दिया। हमने फर्स्ट डे से पॉलिसी बनाई कि छत्तीसगढ़ का जो खनिज है, छत्तीसगढ़ का जो आयरन ओर है, छत्तीसगढ़ का जो कोल है, उसका वैल्यू एडिशन स्टेट के अंदर होना चाहिए। और हमने एक भी ट्रेडर को इस 9 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में एंट्री नहीं दी कि कोई हमारे यहाँ से पत्थर तोड़ के ले जाके और बाहर बेचेगा। उसको वैल्यू एडिशन विद इन स्टेट करना पड़ेगा, और उसे ही हमने रिकमेंड किया जिनके प्लांट हैं। ट्रेडर एक भी नहीं घुसा। पहली बार देश में जो सबसे बड़ा जो अभी मामला चल रहा है वो ट्रेडिंग को लेकर है। यहाँ सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PSUs कर रहे हैं, और जिनके पास प्लांट हैं उनको यदि आपको यदि आयरन स्टील का प्लांट लगाता है तो उसको आयरन ओर देना है, जो प्राइवेट प्लेयर बहुत छोटा शेयर है। कोल में भी हम उनको रिकमेंडेशन करते हैं जो यहाँ पावर प्लांट के लिए आ रहे हैं। और ये मेजर मिनरल 100% इसको बांटने की जवाबदारी, देने की जवाबदारी पहले हम प्रोस्पेक्टिंग के लिए, फिर माइनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। मेजर मिनरल पे छत्तीसगढ़ स्टेट का कोई, हम यहाँ मुरुम गिट्टी
खदान और पत्थर को देखते हैं, बाकी मेजर मिनरल पे उनकी भागीदारी रहती है। और हमने जो हमारी पॉलिसी है उसको देश के अंदर इस बात की चर्चा हुई कि ये पॉलिसी की वैल्यूएडिशन विद इन स्टेट, आज एनएमडीसी को हमने मजबूर किया कि वो बस्तर में नगरनार में प्लांट लेके आए और 30 साल तक यहाँ पत्थर तोड़ के चाइना, जापान और कोरिया भेजते रहे। अब वो 3 मिलियन टन का एक स्टील प्लांट लेके आ रहे हैं, 12-15 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये संतुष्टि होती लोगों को कि सिर्फ हमारा और बाहर भेजने के लिए नहीं है। और हमने इस बात को केंद्रीय स्तर में उठाया, प्रधानमंत्री जी से कहा, खनिज मंत्री से कहा कि यहाँ पे आप जो हो रहा है उसका उपयोग करें। आज इस दिशा में हम आगे बढ़े। दूसरे जो एरिया में जो हमारे प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए हमने कोल ब्लॉक रिकमेंड किया। रिकमेंडेशन हम करते हैं मगर फाइनल निर्णय अंतिम डिसीजन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरी पॉलिसी को हमने क्रियान्वयन किया है और उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी यदि पूरे देश में लागू हो तो ये सारी झंझट जो आ जा रही है वो समाप्त हो जाएगा। सर, एक और अच्छी खबर यह है कि आपका राज्य बिजली उत्पादन के मामले में देश के बाकी राज्यों से काफी आगे है, आत्मनिर्भर है, सरप्लस बिजली का उत्पादन आपके वहाँ हो रहा है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि बिजली सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादित की जा रही है और लेकिन रेट भी ज्यादा है। तो इसमें कोई तालमेल बनाने की कोशिश नहीं हो रही है कि अगर सरप्लस है तो कम से कम यहाँ के लोगों को थोड़ी सस्ते दर पर देखिए, छत्तीसगढ़ की दो अच्छी बात यह कि पावर हब है देश का और हिंदुस्तान में कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में है, वो चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, डोमेस्टिक हो। जहां उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और दिल्ली और बाकी राज्यों में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती होती है। जब पूरा नेशनल ग्रिड फेलियर हुआ था तो छत्तीसगढ़ ने बिजली दिया था देश के लिए। तो हम बिजली का बेहतर उपयोग भी कर रहे हैं और बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं। एक हमारा 500 मेगावाट का पावर प्लांट अभी सिंक्रोनाइज हुआ है और आने वाले 4-6 महीने के अंदर 2 प्लांट हमारे आ जाएंगे। एडिशनल 1500 मेगावाट पावर जनरेशन हम करने वाले हैं और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन मिला लें तो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में इस सेक्टर में हो रहा है और ये छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए है, किसानों के लिए है। हम किसानों को भी पूरी बिजली देते हैं। कहीं कोई भी राज्य 8 घंटे से ज्यादा किसानों को बिजली नहीं देता, अकेला छत्तीसगढ़ है जो किसानों को बिजली में भी कटौती नहीं करता। दूसरी बात जो कहा जाता है रेट के बारे में, रेट को यदि आप एवरेज रेट को यदि देखें और यदि दिल्ली से ही शुरुआत करें, बिहार से शुरुआत करें तो दिल्ली में एवरेज रेट जो है पावर का 6 रुपया 6 पैसे उनका आता है। बिहार का लें, गुजरात का लें, महाराष्ट्र का लें 5 रुपया 60 पैसे से 5 रुपया 2 पैसे है। अकेला छत्तीसगढ़ है जो एवरेज कास्ट, जो देश का सबसे कम जो हमारा कॉस्ट है, जो सारे तीनों कंज्यूमर को मिला दें 4 रुपया 60 पैसे का एवरेज पड़ता है। तो ये हिंदुस्तान के किसी राज्य में इससे सस्ती बिजली ना इंडस्ट्री के लिए, ना एग्रीकल्चर के लिए, ना डोमेस्टिक के लिए उपलब्ध नहीं है। हमने तो अपने 3 लाख पंप कनेक्शन जो हमारे हैं उनको 7,500 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, जिनसे हम 7,500 यूनिट बिजली उनको 1 पैसा भी नहीं लगता। उसके साथ साथ हमने जो हमारे 14 लाख से ज्यादा एकलवती कनेक्शन है, देश में 30 यूनिट फ्री दिया जाता है, हमने 40 यूनिट तक उनको फ्री में दिया है। अनुसूचित जाति जनजाति को फ्री अब हम बिजली देते हैं। तो एक प्रकार से छत्तीसगढ़ का वरदान है बिजली और इसी वजह से, पावर की वजह से आज छत्तीसगढ़ एग्रीकल्चर सेक्टर में देश का सर्वाधिक बेहतर परफॉर्म कर रहा है। नेशनल ग्रोथ इस सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में 1.8% का रहा है और हमारा जो ग्रोथ है 5.8 करीब 6% रहा है और एक कांस्टेंट ग्रोथ है, लगातार इस 5-6 सालों में हुआ। अकेला इस साल हमने 71 लाख मेट्रिक टन पैडी प्रोक्योर किया, 71 लाख मेट्रिक टन। शायद पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है। 9,000 करोड़ का धान हमने खरीदा, 19 का बोनस हम दे रहे हैं। ऐसे 11,000 करोड़ किसानों को मिलेगा। तो किसानों को संपन्नता है, 1% इंटरेस्ट रेट में उनको हम किसानों को कर्ज दे रहे हैं। किसानों के लिए पंप से लेकर स्प्रिंकलर, ड्रिप और जितने भी एग्रीकल्चर के उनके सामान हैं उस पर हमने सब्सिडी दिया। तो
बड़ा जो वर्ग है 70% किसानों का, उसके घर में खुशहाली आई है। और जो छत्तीसगढ़ में पर कैपिटा इनकम 18,000 से बढ़ के 52,000 हुआ है, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन 600 यूनिट था राज्य के निर्माण के समय, आज वो बढ़ के 1540 यूनिट हो गया है। इस बेस्ट इन इंडिया, गुजरात के बाद दूसरे नंबर में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ ने ग्रोथ किया है, आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए हैं, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है, प्रति व्यक्ति बिजली की खपत बढ़ी है, शिक्षा का प्रतिशत और स्तर बढ़ा है। अगर हम मान लें कि ये जो इतनी सारी उपलब्धियां हैं और ये सरकारी आंकड़े भी हैं, भारत सरकार भी मानती है कि आपके राज्य ने अच्छा काम किया है एग्रीकल्चर। हाँ, इसलिए ये सच है, सारी एजेंसीज मानती हैं कि आपकी सरकार ने अच्छा काम किया है। क्या इन उपलब्धियों के आधार पर आपको लगता है कि जो चुनाव होने जा रहा है उसमें फिर आपको तीसरी बार कामयाबी मिलेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको अपना 10 साल 9 साल में किसको आप अपना मानते हैं सबसे ज्यादा विरोधी, जो कि आपको टक्कर दे सकता है आने वाले? देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जो आज भी प्रमुख विपक्षी दल है और पिछले 9-10 साल से छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल की भूमिका और राष्ट्रीय स्तर में भी उनकी भूमिका है। मगर जो कांग्रेस के हालात दिल्ली में हैं, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी ने जो हालात देश के कर दिए हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ा है 9% का, जो महंगाई बढ़ी है, जिस प्रकार तेल से लेकर चावल से लेकर दाल से की कीमतों में वृद्धि हुई है, लोहा महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, आम आदमी के जीवन इस महंगाई से पीड़ित है। तो मुझे लगता है कि बढ़ते हुए जो आरोप लगे हैं राष्ट्रीय स्तर में, जो बड़े स्तर में जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं, तो कांग्रेस की हालत दिल्ली से लेकर रायपुर तक आने वाले चुनाव में चुनौती किसकी होगी छत्तीसगढ़ में। मगर मैं ये कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले से मजबूत हुई है और अगला चुनाव जो आने वाले 8 महीने में होने वाला है, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं कि जनता फिर से छत्तीसगढ़ में एक बेहतर सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, समर्थन देगी और उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार छत्तीसगढ़ में जो काम चल रहा है उसको और गति देने के लिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको विस्तार करने के लिए और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए, छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए, और आम आदमी बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है और मुझे कहीं भी शंका नहीं, तीसरी बार फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बनेगी। एक आम धारणा है कि आपको और नरेंद्र मोदी जी को अपने राजनीतिक विरोधियों से ज्यादा अपने अंदर के जो पार्टी के अंदर का जो भीतरघात होता है उससे लड़ना पड़ता है। और आपके राज्य में भी यही सुनने को मिल रहा है कि आपके तमाम ऐसे सिटिंग एमएलए हैं जिनकी छवि आम जनता में बहुत खराब है। तो क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए ऐसे जो विधायक हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जब दोबारा उम्मीदवार बनाया जाए तो ऐसे लोगों को पार्टी के टिकट का वितरण, चुनाव के समय और पार्टी का सर्वे, तो मोटे तौर में हम लोग इस सभी बातों को संगठन के ऊपर छोड़ते हैं और ये संगठन का काम है, हमारे स्टेट के जो बॉडी है ऑर्गेनाइजेशन की और राष्ट्रीय नेताओं के। तो ये टिकट का वितरण मूलतः ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में रहता है, कोशिश करेंगे बेहतर लोगों को टिकट मिले। ये थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की छत्तीसगढ़ के अलग अलग मुद्दों के बारे में, उनकी भावी राजनीतिक योजना के बारे में और उनकी सरकार की उपलब्धियों के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कितना अच्छा होता कि हम सब चमगादड़ होते। सपोज तो अंधेरे में भी आसानी से देख सकते, नहीं? पर हम तो इंसान है। आउच। तो भैया इंसान हो तो इंसानों की तरह जियो और घर में करो वेलकम महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर को। महिंद्रा पावरऑल इन्वर्टर और HUPS करंट जिंदगी का। प्रायोजक है प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।